to the virtual class. Chapter 2 continued classification of business activities. व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण बात जारी रखते हुए व्यावसायिक क्रियाओं में बात हुई थी दो किस्म की होती हैं, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग को हमने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में विस्तार से बात कर ली थी। आज वाणिज्य की बात होगी, कॉमर्स की बात होगी। और कॉमर्स वाणिज्य जो है ये उन सभी क्रियाओं का योग होता है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। तो कॉमर्स में उद्योग से चीजें तैयार होकर के आगे बढ़ेंगी और यहां तक ही सीमित है। उसके बाद फिर वाणिज्य का काम शुरू हो जाता है, कॉमर्स का काम शुरू हो जाता है। चीजें उत्पादन जब उनका होता है तो वो उद्योग से संबंधित बात है। तो यहां तक तो उद्योग की बात होगी, जब उत्पादन स्थान की बात होगी। जब क्रय विक्रय और सहायक क्रियाओं की बात होगी तो वो वाणिज्य की फील्ड में बात हो रही है। और फिर वहां से वो चीजें जो हैं वो उपभोग स्थान पर यानी वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर उपभोक्ता द्वारा उन चीजों को प्रयोग में लाया जाना है। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि उद्योग ने अपना काम किया वस्तुओं को उत्पादित करने में, और उसके आगे जो जिम्मा संभाला क्रय विक्रय और अन्य जो सहायक क्रियाएं हैं जो वाणिज्य का काम है। और इस तरह से चीजें बड़े एक लंबे मार्ग को तय करते हुए उत्पादन स्थान से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। और इस दौरान ये काम आसानी से नहीं होता। इस दौरान एक बड़ा लंबा रास्ता तय करना होता है और इन चीजों को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का यहां पर हिस्सा होता है वो। तो यहां से बात होती है कॉमर्स की, वाणिज्य की। और जब वाणिज्य के ऊपर हम पहुंच गए तो वहां पर दो बातें फिर से हम उसको दो भागों में देख रहे हैं। वाणिज्य बंट जाता है व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाओं से। तो व्यापार की अगर बात करें, ट्रेड की, तो इसका मतलब लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं अथवा सेवाओं के क्रय विक्रय से है। तो मूल उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होता है। इसीलिए व्यवसायी जो है वो उन चीजों को क्रय विक्रय करता है ताकि उसे उससे उन सेवाओं के बदले में, क्रय विक्रय की बात हो रही है तो लाभ हो। तो व्यापार की जहां तक बात होती है तो व्यापार जो है वो दो किस्म का होता है, दो तरह का व्यापार है। एक देसी व्यापार है, होम ट्रेड, और एक विदेशी व्यापार है जिसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और फिर देसी व्यापार जो है उसके भी आगे तीन स्तर हैं। स्थानीय स्तर पर जो व्यापार होगा, राज्य स्तर पर जो व्यापार होगा, और राष्ट्रीय स्तर पर ये लोकल ट्रेड है, ये स्टेट ट्रेड है, और ये नेशनल ट्रेड है या इंटर स्टेट भी कह सकते हैं इसको, जो अलग अलग राज्यों के बीच में रहेगा। तो यहां पर थोड़ा सा इनको डिफाइन कर लेते हैं। जानते हैं कि देसी व्यापार जो है वो जो व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है उसे देसी व्यापार का दर्जा दिया गया है। ये देश की सीमाओं के अंदर ही हो रहा है। और देश की सीमाओं के अंदर होते हुए भी इसके तीन फर्दर लेवल्स हैं।
स्थानीय लोकल ट्रेड है, ये स्थानीय व्यापार है जो कि किसी गांव, मोहल्ले, कस्बे वहां तक सीमित होता है, उसे स्थानीय स्तर का व्यापार कहेंगे। जैसे कोई लोकली अपनी सब्जी उगा रहा है, उसको बेच रहा है और वो वहाँ गांव तक ही उसकी सब्जी जो है वो समाप्त हो जाती है, तो वो लोकल ट्रेड हुआ, स्थानीय व्यापार हुआ। फिर बात आती है राज्यीय व्यापार की, ये स्टेट ट्रेड है। तो इसमें एक स्टेट के अंदर, ये स्टेट की सीमाओं के अंदर व्यापार होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहा है, तो ये उन जिलों तक ही सीमित रहेगा। और राष्ट्रीय स्तर की जब बात होती है तो ये विभिन्न राज्यों के बीच में, जैसे हिमाचल का सेब जो है वो दूसरे राज्यों में बिकता है, तो इसी तरह से किसी दूसरे राज्य, जैसे गुजरात में टेक्सटाइल मिल्स हैं, वहां से कपड़ा बनकर देश के दूसरे राज्यों में पहुंचेगा, तो ये राष्ट्रीय स्तर का व्यापार हुआ। लेकिन एक इन तीनों को अगर आप देख रहे हो, जो स्थानीय ट्रेड है या स्टेट ट्रेड है या नेशनल ट्रेड है, ये सभी जो हैं वो एक इंगित कर रहे हैं थोक व्यापार और फुटकर व्यापार पे। इन तीनों ही स्तरों पे थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं। यहां समझने की बात यह है कि एक थोक व्यापारी जो है वो सीधा उत्पादन स्थान से वस्तुओं को खरीदेगा और फिर थोड़ा थोड़ा करके उनको फुटकर व्यापारियों को देगा। थोक व्यापारी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वो माल खरीदेगा और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो फुटकर व्यापारी को बेचेगा। अब फुटकर व्यापारी जो है आगे ले जा करके उसको बेचता है उपभोक्ता को। वो उपभोक्ता एक चीज, दो चीज, 1 किलो 2 किलो इस तरह से खरीदेगा। तो ये तीनों ही स्तरों पे होगा, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। तो थोक व्यापार जो है वो थोक व्यापारी अधिक मात्रा में वस्तुएं जहां से उत्पादन स्थल है वहां से उन निर्माताओं से खरीदता है और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो फुटकर व्यापारियों को बेचता है। और फुटकर व्यापारी आगे उस माल को जो असल में उपभोक्ता हैं, जिनको वो कंज्यूम करना है, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो बेचकर सामान को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो देसी व्यापार में जो हमारा होम ट्रेड है वो आपने देखा कि जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है और उसके भी 3 स्तर, स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार, और इन तीनों में ही थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, इनकी अपनी भूमिका रहती है। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। ये फॉरेन ट्रेड है, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान। कैसे? इसमें पहला है आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनः निर्यात व्यापार। तो आयात इंपोर्ट करना, किसी दूसरे देश से जब वस्तुओं को आप अपने इंडिया में खरीद कर लाते हैं, वो इंपोर्ट करना हुआ। और निर्यात व्यापार, जब वस्तुओं को आप अपने यहां से, अपने देश से, भारतवर्ष से किसी दूसरे देश को बेचते हैं। जैसे आयात हम क्या इंपोर्ट करते हैं? तेल ईरान से खरीदते हैं हम, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, फिर डीजल, गैसोलीन, जो भी उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो ये हम ईरान से आयात करते हैं। और ये आयात व्यापार हुआ। ईरान से भारत द्वारा तेल का खरीदा जाना,
क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का खरीदा जाए, फिर उसकी रिफाइनरीज में रिफाइन होता है, वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसका पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन इस तरह से अलग अलग किया जाता है। तो इस तरह से भारत का ईरान से तेल खरीदना मतलब भारत ईरान से कच्चा तेल आयात करता है। निर्यात, हम क्या भेज रहे हैं बाहर, आप यहाँ से जूट वगैरह जो बाहर भेजते हैं वो निर्यात करते हैं कि भारत उन चीजों को दूसरे देशों को बेच रहा है। तो ये एक्सपोर्ट व्यापार हुआ। और पुनः निर्यात, एक देश से खरीद रहा है कोई देश, मान लो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका से कोई चीजें खरीदी और फिर वो बगैर उतारे ही किसी तीसरे देश को बेच दी। दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ये पुनः निर्यात, इंटरपोर्ट ट्रेड इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक देश दूसरे देश से माल खरीदता है और उसको अपने देश में उतारे बगैर ही बंदरगाह से ही सीधा तीसरे देश को बेच देगा। तो ये भी एक पुनः निर्यात व्यापार का उदाहरण हुआ। तो इस तरह से हमने बात की देशी व्यापार और विदेशी व्यापार की, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड की। अब व्यापार की जो सहायक क्रियाएं हैं, व्यापार की सहायक क्रियाओं से अर्थ है जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं, उन्हें व्यापार की सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अब यहां पर 6 बातों की चर्चा होगी। पहला है व्यक्तियों की बाधा, हिंडरेंस ऑफ पर्सन्स। तो जहां व्यक्तियों की बाधा आती है तो वहां काम आते हैं आपके, समाधान रहता है मध्यस्थ। अब ये मध्यस्थ क्या काम करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि उत्पादन स्थान पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। अब वो बेचेगा किसको? आपका चीजों का उत्पादन शुरू हो चुका है, ये जो मध्यस्थ है ये आएगा और उन चीजों को बात करेगा वहां पर उस फैक्ट्री में, उस प्रोडक्शन यूनिट में कि ये सामान इतना फला जगह सप्लाई कर दो। तो ये खुद नहीं खरीदेगा, ये सिर्फ मध्यस्थ मिडलमैन का काम करेगा और आपको ग्राहक लाकर देगा। या जैसे हम एक उदाहरण ले रहे थे ऊपर के, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका से कोई चीजें खरीदी और वो किसी तीसरे देश को बेच दी। तो यहाँ असल में इंग्लैंड ने तो अपने यहाँ तो वो चीजें प्रयोग की नहीं, उसने साउथ अफ्रीका से वो माल मंगवाया और बंदरगाह से सीधा ही वो किसी तीसरी कंट्री को बेच दिया। तो इस तरह से इंग्लैंड भी यहाँ एक किस्म से मिडलमैन का ही काम कर रहा है। तो मध्यस्थ का काम होता है कि वो जो व्यक्तियों की बाधा है वो उसका समाधान हुआ मिडलमैन के जरिए। व्यापार में ऐसा बहुत जरूरी रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उत्पादन भी कर रहे हैं और फिर आप ग्राहकों को ढूंढने निकलेंगे। तो वो चैनल्स होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उनका लाइजन होता है आपस में, उस संस्था के साथ, उस प्रोडक्शन यूनिट के साथ, उस फैक्ट्री के साथ उनका तालमेल रहता है और इसके बदले में वो लोग उन्हें पैसा देते हैं। ऐसा तो मुफ्त में वो काम नहीं करेंगे। तो मध्यस्थों का ये रोल रहता है। दूसरा है स्थान की बाधा, हिंडरेंस ऑफ प्लेस। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन है कि परिवहन और संदेश वाहन, जहां पर चीजें उत्पादित होती हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में थोक में वो चीजें बन रही हैं। अब ग्राहक सभी वहां के तो होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उस स्थान से उन चीजों को
अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाना है। तो ये काम जो है ये परिवहन के जरिए आसानी से, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आसानी से हो रहा है। मान लो डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं गुजरात में और वो पूरे देश में आपने उनको बेचना है, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ऐसा संभव किया जा सकता है। और अलग अलग किस्म की गाड़ियां चाहिए, दूध है, दही है, वो नासवान चीजें हैं, खराब हो जाएंगी जल्दी, तो वैसी गाड़ियां भी चाहिए उनके लिए जो एयर कंडीशनड हो और रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था हो उनमें, ताकि वो माल सही समय पे सही दशा में वहां दूसरे राज्यों तक पहुंच पाए। तो स्थान की बाधा जो है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, उसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए दूर किया जा सकता है। और एक और तरीका है संदेश वाहन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो स्थान की बाधा जो है वो इससे भी दूर की जा सकती है। तीसरा है समय की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं हम, इसका जो समाधान बताया वो है संग्रहण। अब देखिए, जो वस्तुएं हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो जो जिस चीज से वो बनाई जानी है वो पूरे साल उपलब्ध हो। मान लो उदाहरण लेते हैं, जैसे चीनी का उदाहरण लेते हैं, तो ये नवंबर से मार्च के बीच में जब गन्ना उपलब्ध होगा उसी से बनेगी। तो गन्ने की उपलब्धता इसी मौसम में रहती है, लगभग नवंबर से लेकर मार्च तक। तो उस दौरान आपको चीनी को मैन्युफैक्चर करना है, बना लेना है उसको फैक्ट्री में, और उसको सही स्थान पर संग्रहण करना है। मतलब उसको एक अच्छी जगह पे, बड़े बड़े संग्रहालय होते हैं, स्टोर्स होते हैं, वहां पर उस चीनी को सुरक्षित रख लिया जाएगा। फिर ग्राहक तो सारा साल खरीदते हैं चीनी, तो संग्रहण, जो वेयर हाउसेज होते हैं, संग्रहण स्थल होते हैं, वहां पर उन चीजों का भंडारण कर लिया जाता है और फिर वहां से सप्लाई जो है वो पूरे वर्ष जहां जहां सप्लाई जानी है वो चलती रहेगी। तो इस तरह, ये मैंने एक उदाहरण लिया, ऐसी और भी कई चीजें हैं जो सीजनल होती हैं, लेकिन हम प्रयोग उनका सारे साल करते हैं। तो और मोटी बात अगर कहें तो आपके खाने की जो दो अनाज हैं, चावल और गेहूं, उनका भी सीजन रहता है। जैसे अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल निकलती है। अब गेहूं तो हम सारा साल खाएंगे, तो किसान उसको अपना थ्रेसिंग वगैरह करके उसको भंडारण करेगी, और बड़े पैमाने पर सरकारें जो हैं उसका भंडारण करती हैं वेयर हाउसेज में। हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अनाज का, वो भी इसी प्रकार से काम करता है, क्योंकि वहां पर चावल और गेहूं जो है वो बड़े बड़े गोदामों में सुरक्षित रखा होता है, ताकि वो सीलन से, बारिश के मौसम में खास तौर से सड़े ना। तो इस तरह से संग्रहण द्वारा इस समस्या का हल किया जाता है। फिर जोखिम की बाधा रहती है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जब माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है या अन्यथा स्टोर करके भी रखा है, तो उसमें भी कई किस्म के रिस्क हैं। आप ले जा रहे हैं, रास्ते में चोरी हो जाता है माल, एक्सीडेंट हो जाता है, माल वाहक जो आपके पास साधन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, माल तबाह हो जाता है। तो इस तरह से कहीं रखा है उसमें आग लग जाती है, कई किस्म की बाधाएं हैं। तो इसके लिए आपके पास एक साधन है कि उस समस्त चीजों का बीमा करवाया जाए, इंश्योरेंस करवाई जाए। तो उसके लिए आप धनराशि देते हैं बीमा कंपनी को, और अगर माल नष्ट हो जाता है तो वो उसकी कीमत की भरपाई करता है। तो बीमा बचाता है आपको, वो सुरक्षा प्रदान करता है उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, ले जाने में, और जो कठिनाइयां आती हैं उनसे वो आपको एक
क्वच प्रदान करता है। आगे फिर वित्त की बाधा आती है, हिंडरेंस ऑफ फाइनेंस। अब कोई भी काम है, कंपनी को, किसी फैक्ट्री को रन करना है, बिजनेस हाउस को, तो वहां पर धन की जरूरत होती है। और जब ऐसे धन की जरूरत तो नहीं है कि वो बहुत थोड़ी मात्रा में आप बड़े पैमाने पर व्यवसाय चला रहे हैं, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा धन की जरूरत पड़ेगी। तो आपके लिए बैंक्स आर देयर, वो आपकी मदद कर सकते हैं। और इससे भी बढ़कर अगर उससे भी आपका काम पूरा ना हो तो फिर आप बुलाइए, शेयर्स आमंत्रित कीजिए और ऋण पत्र जारी कीजिए। तो ये क्या होते हैं, कागज ही होते हैं बेसिकली। आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, आप उस कंपनी में रुपया जमा करवाते हैं। इसके लिए बाकायदा एक पूरी लिखित समझौता होता है और सरकार द्वारा ऐसा कंपनी को इजाजत दी जाती है इस बात की। तो लोग शेयर खरीदेंगे कंपनी के और वो धन देंगे उसके बदले में, और इस तरह से वो जो धन है वो बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है, जिससे व्यवसाय शुरू हो जाता है। और जिन लोगों ने धन लगाया होता है, जब व्यवसाय फलता फूलता है, लाभ कमाना शुरू करता है, तो उनके शेयरों की जो कीमत है वो बढ़ती जाती है, यानी उनको भी लाभांश मिलता है। जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा ब्याज के रूप में बढ़ता है, घटता नहीं है, उसी तरह जो लोग शेयर खरीदते हैं कंपनी के, उनके धन की भी वृद्धि होती है लाभांश के रूप में। उन्हें जैसे बैंक ब्याज देता है, तो यहाँ कंपनी की तरफ से उन्हें लाभांश मिलता है। तो इस तरह से बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपकी इस समस्या का समाधान करता है, और जो लोग शेयर और ऋण पत्र खरीदते हैं कंपनी के, वो भी काफी मदद पहुंचाते हैं उस व्यवसाय को आगे बढ़ने में। हमारा आज का जो आखिरी बिंदु है, लास्ट पॉइंट इज सूचना की बाधा, हिंडरेंस ऑफ पर्सन। तो अब माल बनाया कंपनी ने, अब लोगों को कैसे पता चले कि फलां कंपनी ने बहुत बढ़िया जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार किए हैं? तो उसके लिए तरीका है विज्ञापन। रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए विज्ञापन करें, आप उस चीज का ऐड दें और बताएं कि आपकी कंपनी के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद की क्या क्वालिटीज हैं, और उसकी जो रेट्स हैं वो भी बहुत मध्यस्थ स्तर के हैं और बड़ी हाई रेट्स नहीं है, तो आम आदमी उन चीजों को खरीद सकता है। तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप इन चीजों का बढ़ावा दे सकते हैं और अपने उत्पाद को जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो आज कुल मिलाकर व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण में, व्यावसायिक क्रियाओं में हमने जो पहला लेक्चर था, इससे पहले उसमें उद्योग की बात की थी। आज हमने वाणिज्य की बात की, और वाणिज्य में भी व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाओं की बात हुई, और देशी व्यापार विदेशी व्यापार की बात हुई, और व्यापार की सहायक क्रियाएं जो 6 बाधाएं थी उनके हल दिए। और इस तरह से आज का हमारा जो ये टॉपिक है उसको मैं यहीं पे विराम देता हूं। मिलेंगे दोबारा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको अलविदा चाहूंगा आपसे, और ये उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कोशिश की वो आप तक पहुंची होगी और आपको समझ आई होगी। जय हिंद।